हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी ग्रुप डी 2019 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 17 अगस्त 2022 से 27 सितंबर 2022 तक जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए सभी शिफ्ट के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। इनके सारे वीडियोस प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे। आज की क्लास में 28 सितंबर 2022 का तीसरा शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे। इसका पहला शिफ्ट और दूसरा शिफ्ट का वीडियो भी प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे और इन सब के सॉल्यूशन पहले कंप्लीट हो चुके हैं। इनके वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, यदि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस गोले को पिघलाकर समान त्रिज्याओं की 8 गोलाकार गेंदें बनाई गई है, तो ऐसी प्रत्येक गेंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? ठीक है, देखिए इसमें हम आपको पहले ही बताए रखे हैं कि जब किसी बड़े गोले को पिघला करके छोटे छोटे गोले बनाए जाते हैं, तो ऐसे बनने वाले गोलों की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, ये जो बड़ा वाला गोला का रेडियस है 10, इसका क्यूब करेंगे तो 10 का क्यूब 1000 होगा। और इसको डिवाइड करेंगे, ये जो छोटे गोलाकार गेंद बन रहे हैं इनके त्रिज्या के क्यूब से, तो इनका त्रिज्या मान लेते हैं आर है। तो आर के क्यूब से जब इसको डिवाइड करेंगे तो बनने वाले गोलों की संख्या हमें प्राप्त होगा। और ये सवाल में ऑलरेडी दे रखा है कि इसमें 8 गोले बनते हैं, तो ये 8 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आर का वैल्यू आपको निकालना है, तो 8 से इसको कटाएंगे 125 बार में, तो 125 बराबर कितना हो जाएगा, आर का क्यूब। तो यहाँ से आर बराबर 125 का घनमूल यानी कि 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमें निकालना है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई यानी कि 22/7 इंटू आर का स्क्वायर। आर यहाँ पर 5 है, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करिए। इकाई अंक आप देख सकते हैं, 4 दूना 8, 8 पंजे 40, जीरो आ रहा है। तो यहाँ पर 63 2 65 नहीं होगा, 28 3 31 नहीं होगा, 35 5 40 ये हो सकता है, 28 2 30 ये भी हो सकता है। तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा आगे, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 100 गुना 22, ये हो गया 2200/7। 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7 या 21, 7 का 7, उसके बाद 7 चौके 28, 2 बच गया, यानी 314 सही 2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। आगे इसका मान ज्ञात करना, ठीक है। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं यहाँ पर थीटा का, उसके बाद कैलकुलेट कर लीजिए। नहीं तो वैसे सॉल्व करना भी आसान है। जैसे यहाँ पर ये 4/sin² थीटा को अलग कर लेंगे, तो आप जानते हैं कि 1/sin² थीटा बराबर क्या होता है, cos² थीटा, और 4 ऑलरेडी है तो ये हो जाएगा रूट के अंदर का वैल्यू क्या, 4 cos² थीटा, ठीक है। फिर उसी तरह से इसको भी अलग कर लेंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप cos²/sin² जो कि होता है cot², और ये 5 ऑलरेडी है तो ये -5 cot² थीटा हो जाएगा, ठीक है। और ये प्लस का cot² भी है तो उसको भी लिख देंगे प्लस cot² थीटा। ये चीज़ निकल कर आया है। अब यहाँ पर ये तो 4 cos² थीटा रह गई, और इन दोनों को जब कैलकुलेट करेंगे तो ये -4 cot² थीटा आएगा। अब यहाँ पर 4 कॉमन है, 4 अगर कॉमन ले लेंगे तो रूट के अंदर 4 गुना क्या हो जाएगा 1, क्योंकि 4 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बनेगा cos² माइनस cot² जो कि होता है 1। तो ये 1 आ गया, 4 गुना 4, 4 का वर्गमूल 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। आगे द्विघात समीकरण ये है, इसके मूल ज्ञात करें। ऑप्शन से कर लीजिए। देखिए यहाँ पर 20/x है तो x का ऐसा वैल्यू लीजिए जो 20 को पूरी तरह से डिवाइड कर दे, क्योंकि यहाँ पर पूर्णांकीय दे रखा है। अगर यहाँ ले 4 5 दोनों माइनस में है, तो यहाँ पर अगर माइनस लेंगे तो ये वैल्यू माइनस में आएगा, जबकि यहाँ पर ये प्लस में दे रखा है तो ये माइनस वाला हटा दीजिए दोनों। इसके बाद यहाँ पर 3 है, 3 से 20 डिवाइड नहीं होता, इसको भी हटा दीजिए। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। अब चेक कर सकते हैं, जैसे 4 अगर लें तो एक्स का वैल्यू 4 प्लस यहाँ पर 4 रखेंगे, 4 से 20 को डिवाइड करेंगे तो 5, 4 5 9 आ रहा है, 9 यहाँ पर है। अगर 5 लेंगे तो 5 प्लस 5 से 20 को डिवाइड करेंगे तो 4 फिर से 9 आ रहा है। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे त्रिभुज एबीसी में यदि एडी कोण बीएसी का कोण विभाजक है, ए लंब बीसी है, कोण बी 30 डिग्री है और कोण सी 50 डिग्री है, तो कोण डी ए ई का माप ज्ञात करना, ठीक है। तो देखते हैं डायग्राम। निकालना क्या हमें, डी ए ई ये वाला एंगल आपको निकालना है। मान लेते हैं ये थीटा है और दे रखा है क्या, ए जो है बीसी पर लंब है, यानी ये जो है इस पर लंब है। कोण बी है 30 डिग्री, उसके बाद कोण सी है आपका 50 डिग्री, ये चीज़ दे रखा है। और डी ए ई पूछा जा रहा है, तो ये डायग्राम आपको याद भी होगा, नहीं याद है तो नोट कर लीजिए। इसमें हम लोग डी ए ई को
को डायरेक्ट निकालने के लिए क्या करते हैं, कोण बी और सी का डिफरेंस लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो बड़ा वैल्यू उसको पहले लेंगे, यानी 50 में 30 माइनस करेंगे 20 आएगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 डिग्री आपका आंसर होता है। ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। अगर आपको डिटेल में समझना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 30 है, ये 50 है, तो कितना हो गया 80 डिग्री। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180। तो इन दोनों का योगफल 80 है, तो इसका योगफल कितना बच गया, ये बच गया आपका 100 डिग्री का। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी का अगर हम लोग बात करें। अब देखिए ये जो ए डी है ये आपका कोण समद्विभाजक है, यानी कि ये इस कोण को दो बराबर भाग में बांटता है। अगर ये पूरा 100 है तो ये वाला कोण कितना होगा, 100 का आधा होगा, क्योंकि ये जो है आधा भाग में इसको बांट दिया है। तो ये कोण हो जाएगा आपका 50 डिग्री का। अब यहाँ देख सकते हैं 90 है, ये 50 है, तो ये वाला कोण कितना बच गया, ये 40 बच गया। और ये पूरा 50 है जिसमें ये 40 है, तो ये छोटा वाला कोण कितना बचा 10 डिग्री का है। और यही हमसे पूछा जा रहा है आगे। यदि x का ये वैल्यू है तो रूट x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर आपको ये केवल वर्ग संख्या दिख रहा है, बाकी नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालने के लिए इन सबको एक साथ रूट के अंदर ले लीजिए। तो 1125 गुना 405 और नीचे हो जाएगा 729। अब जानते हैं ये 9 से कट रहा है, ये भी कट रहा है और ये भी कट रहा है, तो 9 से इसको कटाएंगे तो कितना होगा 81, और 9 से इसको कटाएंगे तो 12 और 5 125। 81 से ये देख सकता है 5 गुना है तो 5 बार में कटेगा। 125 गुना 5 625, 625 का वर्गमूल चाहिए, तो ये कितना आ जाएगा 25। लेकिन ये रूट एक्स का मान पूछ रहा है, तो आगे इसका भी आपको क्या करना होगा, रूट करना होगा। तो 5 जो है इसका फाइनल आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे इसको P बट्टा Q के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, सिंपल सा रहता है ये। सबसे पहले आपको पॉइंट और बार छोड़ के नंबर लिखना, बनेगा 27। अब इसमें माइनस वो करते हैं जिसका रेकरिंग नहीं हो रहा है या जिस पर बार नहीं, जैसे यहाँ पर 2 है तो 2 माइनस कर देंगे। और नीचे पॉइंट के बाद जितने अंकों पे बार रहता है उतना 9 देते हैं, तो यहाँ पर केवल 7 पे बार है तो एक बार 9 आएगा। और पॉइंट के बाद जितने अंक पे बार नहीं रहता उतना 0, तो यहाँ पर 2 है तो एक बार यहाँ 0 आएगा। तो ऊपर बन गया 25, नीचे बन गया 90। 5 से आगे कट रहा है, 5 बार में ये 18 बार में, तो 5 बट्टा 18 आपका सही आंसर होगा। आगे इसका बहुलक ज्ञात करना है। तो इस तरह के डेटा का बहुलक निकालने के लिए हम लोग देखते हैं मैक्सिमम रिपीटेड नंबर जो भी रहता है वो इसका आंसर होता है। चेक कर लेंगे। 4 अगर देखें तो 1 2 3 बार है 4। 2 अगर देखें तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, 2 है 5 बार। 6 1 2 3 4, 6 है 4 बार। 9 अगर देखें तो 1 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है, 2 बार है 9। तो सबसे अधिक यहाँ पर जो है 2 आया हुआ है 5 बार, ये इसका बहुलक हो जाएगा। आगे 18 और 25 के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होते हैं उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के, ये चीज़ आपको पता है। और हमसे ये पूछा जा रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों नंबर को गुना कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 नंबर है आपके पास, 18 और 25 गुना करिए। 18 पंचे 90, ठीक है, बचा 9 और 18 दूना 36 9 45, यानी 450 जो है गुणनफल है, ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। आगे एक साइकिल चालक ने 25 घंटे में 900 किलोमीटर की दूरी तय की। साइकिल चालक की चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। सिंपल सा स्पीड अगर हम लोग यहाँ से निकालें तो दूरी दे रखा है किलोमीटर में और टाइम दे रखा है घंटा में, तो डिवाइड कर दीजिए डायरेक्ट, तो जो स्पीड आएगा वो किलोमीटर प्रति घंटा में आएगा। लेकिन ये मीटर प्रति सेकंड में हमसे पूछ रहा है, तो इसको हम लोग आगे क्या करेंगे, 5/18 से गुना कर देंगे, तो ये मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। 18 से ये कट जाएगा 50 बार में, 25 से ये कट जाएगा 2 बार में, तो 2 गुना 5 10 मीटर प्रति सेकंड इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे यदि अल्फा और बीटा इस समीकरण के मूल हैं तो इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए जो ज्ञात करना है इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। ये तो अल्फा बीटा है आपका, माइनस ब्रैकेट के अंदर अगर देखें तो एलसीएम आएगा अल्फा बीटा, ऊपर बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, ये चीज़ निकालना है, यानी मूलों का गुणनफल और योगफल यहाँ से अगर हम लोग निकाल लें तो बात बन जाएगी। अगर हम लोग मूलों का गुणनफल निकालें यानी अल्फा इंटू बीटा, तो क्या होगा, सी बट्टा है, सी है यहाँ पर 6, ए है 1, तो 6 आ जाएगा। और अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी बट्टा ए होता है, तो बी आपका प्लस का 5 है, तो ये माइनस में आएगा 5। ए तो 1 है, इसको रहने दीजिए। तो ये दोनों वैल्यू यहाँ पर आपको रखना है। अल्फा बीटा 6 है, 6 माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस का 5 है, और नीचे अल्फा बीटा फिर से 6 आएगा, तो कुल मिला के 6 प्लस
5/6 होगा, तो 6 जाएगा 36, 5 41/6 इसका आंसर होगा। 41/6 प्लस में ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। आगे, एक व्यक्ति अपने वेतन का 30% किराना पर खर्च करता है और उसके पास 3500 रुपया शेष बच जाते हैं। उसका कुल वेतन ज्ञात कीजिए। देखिए, ये खर्च करता है 30%, तो बचत कितना है 70%, क्योंकि आय इसका 100% होगा। जबकि ये रुपया में दे रखा है 3500 रुपया इसका बचत होता है। देखिए, 7 से 35 5 गुना हो रहा है, एक जीरो आ जाएगा, 50 गुना दिख रहा है। वेतन निकालना है यानी 100%, तो इसका 50 गुना करिए तो 5000 रुपया इसका वेतन आएगा। ऑप्शन नंबर 2। आगे, यदि एक चतुर्भुज के कोनों की मापों का अनुपात ये है तो यह चतुर्भुज एक डैश होगा। ऑप्शन ये है। देखिए, अगर अनुपात आप देखिएगा तो 1 3 1 3 है, यानी कि इनके ये कोण पहला और तीसरा बराबर है और दूसरा चौथा भी बराबर है। तो ऐसा कंडीशन किस में होता है? समलंब में होता है क्या? नहीं होता है। ठीक है, समलंब इस तरह का एक चतुर्भुज होता है, आप इसको इस तरह से भी खींच सकते हैं, जिसमें इनके आमने सामने की एक भुजाएं समांतर होती है, बाकी के बारे में हम लोग कुछ कह नहीं सकते हैं, तो ये नहीं होगा। आयत, आयत में चारों कोण बराबर होते हैं, तो यहाँ पर बराबर अनुपात होना चाहिए, और वर्ग के भी चारों कोण बराबर होते हैं, तो ये दोनों भी आंसर नहीं होगा। तो बचा ऑप्शन नंबर 4 केवल, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। समांतर चतुर्भुज में ही इस तरह का होता है, जैसे ये कोण देखिए। ठीक है, तो इनके ये कोण और ये कोण बराबर होते हैं, उसी तरह से ये कोण और ये कोण भी बराबर होते हैं, यानी आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। ठीक है, आगे, यदि दो संख्याओं का अंतर 4 है और उनका गुणनफल 32 है तो उनके घनों का निरपेक्ष अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए, संख्या का अंतर 4 है, यानी मान लीजिए दो नंबर है ए और बी, जिसमें ए जो है बी से बड़ी है, तो क्या कंडीशन बनेगा? ए माइनस बी बराबर 4 होगा, और दोनों का गुणनफल यानी ए बी कितना होगा? 32 होगा। पूछ हमसे रहा है दोनों के घनों का अंतर, यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब हमसे पूछा जा रहा है। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू सोच सकते हैं। देखिए, क्या होता है, 8 चौके 32 होता है। अगर ए का 8 और बी का 4 ले लें तो 8 माइनस 4 4 होगा, और 8 गुना 4 भी यहाँ 32 हो रहा है, यानी कि ए का 8 और बी का 4 वैल्यू लिया गया है। तो यहाँ पर रख दीजिए। 8 का क्यूब 512 होता है और 4 का क्यूब 64 होता है। घटाएंगे तो कितना होगा? ये आपका बन जाएगा 8, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, 448। ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। आगे, निम्न में से कौन सी संख्या 17 से विभाज्य है? तो आपको चेक करना होगा। इसको अगर 17 से डिवाइड करेंगे तो 17 का 17, बचा एक 18 हुआ, 17 का 17 फिर से एक बार में जाएगा, यानी 111 बार में ये कट रहा है। इसका मतलब यही 17 से विभाज्य है। आगे नहीं चेक करना है। आगे, किसी शहर की जनसंख्या में पहले वर्ष 12% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष 16% की वृद्धि हुई। दी गई 2 वर्ष की अवधि के आरंभ में जनसंख्या के सापेक्ष दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो 12 बढ़ा है प्लस 12, 16 बढ़ा है फिर से प्लस 16, दोनों प्लस में तो आगे भी प्लस आएगा। 12 गुना 16/100, इतना परसेंट नेट चेंज इसका होगा। तो ये तो आपका कितना हो गया? 12 + 16 28 हो गया, और ये 12 गुना 16 करेंगे तो कितना होगा? 12 अट्ठे 96 दूना 192। इससे इसको डिवाइड करेंगे 100 से, तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 1.92 यहाँ से आया। जोड़ने के बाद ये आएगा 29.92%। ऑप्शन नंबर 3 में सही आंसर है। आगे, यदि एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः ये है तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए, और पाई का ये वैल्यू लेना है। इसमें जानते हैं आपकी 11 होता है, और त्रिज्या और ऊंचाई में ऐसा कोई फ्रैक्शन नहीं है जिसमें नीचे 11 है जो इस 11 को काट सके, तो ये 11 अभाज्य संख्या है और ये रह जाएगा। इसी का मल्टीपल आंसर होगा। चेक कर लीजिए, 3 3 ये 11 का मल्टीपल है क्या? ये है? नहीं है। ये भी नहीं है। 4 1 5 5 2 7 ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है, और बेसिक तरीका फॉर्मूला लगाकर आप निकाल सकते हैं। आगे, समान धारिता वाले 15 पाइपों का उपयोग करके पानी की एक टंकी को 9 मिनट में भरा जा सकता है। उपरोक्त के समान धारिता वाले 20 पाइपों का उपयोग किए जाने पर पानी की उस टंकी को कितने मिनट में भरा जा सकेगा? ठीक है, ठीक है, मान लीजिए कि ये जो 15 पाइप है इनमें से प्रत्येक पाइप का एफिशिएंसी कितना है? 1 है। तो 15 पाइप को भरने में 9 मिनट लगता है, तो यहाँ पर टोटल कैपेसिटी टैंक का कितना निकला? 15 गुना 9। ठीक है, एक पाइप 1 यूनिट भरता है तो 15 पाइप 15 यूनिट भरेगा, और इन सबको लगता है 9 मिनट, तो 9 से गुना कर देंगे, टोटल कैपेसिटी हो गया। अब इसको 20 पाइप भरेगा तो 20 से इसको सीधा सीधा डिवाइड कर दीजिए, तो टाइम आपका निकल जाएगा।
तो ये आ जाएगा, कटा दीजिए, 5 दिया, 5 चौके यानी कि 27/4 डिवाइड करेंगे तो 6.75 आएगा। ऑप्शन नंबर 4 में सही आंसर है। आगे, यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है तो 30,000 की राशि पर 7% की वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, 7% का रेट है, 2 वर्ष का टाइम है, तो 7×2 = 14% तो साधारण ब्याज मिलेगा। इससे थोड़ा सा ज़्यादा जो है चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। तो आप देख सकते हैं 30,000 का अगर हम लोग 14% निकालें तो 14×42 ब्याज आता है साधारण। तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा चक्रवृद्धि ब्याज। ऑप्शन अगर देखें तो इससे ज़्यादा एक ही ऑप्शन दे रखा है, ये इसका आंसर लगा दीजिए चुपचाप, कुछ करना नहीं है। अगर ज़्यादा मिलता जुलता और भी ऑप्शन रहता तो हम लोग आगे कैलकुलेट करते। आगे, 9 वर्ष पूर्व पी की आयु क्यू की आयु की 2 गुनी थी। यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है तो उनकी वर्तमान आयु का योग कितना है। देखिए, वर्तमान में इनका अनुपात है 5:4, योगफल कितना हो रहा है 5×4 9 यूनिट, यानी 9 का मल्टीपल आंसर होगा। एक ही ऑप्शन दे रखा है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको निकालना तो लिख सकते हैं, 2 लोग हैं पी और क्यू, इनका वर्तमान रेशियो है 5:4 का। और 9 वर्ष पूर्व का अगर देखें तो ये कह रहा है पी जो है क्यू से 2 गुनी थी, यानी क्यू अगर 1 यूनिट का था तो पी 2 यूनिट का था। और टाइम गैप कितना हो गया 9 वर्ष का, तो 9 9 नीचे दे देंगे, क्रॉस गुना करके डिफरेंस लेना है। 5 इधर 8, डिफरेंस 3 का आ रहा है। उसी तरह नीचे भी 9×2 = 18, 9 का डिफरेंस आ जाएगा 9, ये 3 गुना आया। तो निकालना किसका है, दोनों का योगफल। तो 5×4 9 यूनिट हुआ योगफल, तो इसका 3 गुना हुआ तो इसका भी 3 गुना करेंगे तो 27 साल आ जाएगा। आगे, इसको सरल करना है। ठीक है, तो देखिए आप इसको अलग अलग देख सकते हैं। जैसे 3x को जब x से गुना करेंगे तो 3x² आएगा, और स्क्वायर वाला यहाँ पर भी मिलेगा आपको। 5x को जब x से गुना करेंगे तो 5x² यहाँ पर आएगा माइनस में। तो 3x² में 5x² माइनस करेंगे तो माइनस का 2x² आएगा, यहाँ पर है और यहाँ पर है, ये दोनों आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद इन दोनों के बीच में देखिए 21x बराबर है, तो अचर पद आप देख लीजिए, यहाँ पर तो नहीं, यहाँ पर केवल 7 है, यही इसमें आएगा। ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित तुल्य भिन्नों में x और y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सिंपल से आप देख सकते हैं 9 से 63 हुआ है, 7 गुना है, तो ये x का भी 7 गुना करेंगे तो 105 आएगा। तो x का क्या वैल्यू हो सकता है 15, क्योंकि 15 का 7 गुना 105 होता है। तो x बराबर 15 यहाँ पर है, यहाँ पर है, ये दोनों आंसर नहीं होगा। अब इधर से आप देखिए 5 से 105 हुआ, कितना गुना हुआ 21 गुना, तो y का भी 21 गुना हुआ होगा, तो 63 आया। तो किसका 21 गुना करेंगे 63 आएगा, तो y का वैल्यू आपको 3 लेना होगा, तब जाके 3 गुना 21 63 होगा। तो y बराबर 3 यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। आगे, ए के पास एक निश्चित धनराशि है और बी के पास भी कुछ धनराशि है। यदि ए बी को 130 रुपया देता है तो बी की राशि ए के पास बची शेष राशि के 1.5 गुने के बराबर हो जाएगी। इसके बजाय यदि बी ए को 70 रुपया देता है तो ए की राशि बी के पास बची शेष राशि के 2 गुने के बराबर हो जाएगी। ए और बी के पास कुल कितनी धनराशि है। ठीक है, देखिए 2 लोग हैं ए और बी, तो हम लोग मान लेंगे कि ए के पास ए रुपया है और बी के पास बी रुपया है। पहला कंडीशन में ये कह रहा है कि ए बी को दे देता है 130 रुपया। जब ए बी को 130 देगा तो ए का 130 रुपया घट जाएगा और बी का 130 रुपया बढ़ जाएगा। अब जाके जो है क्या कंडीशन होता है, बी की राशि ए के पास बची राशि के 1.5 गुने के बराबर है। तो ए के पास बची राशि ये है, इसका 1.5 गुना यानी 3/2 करेंगे, बराबर हो जाएगा बी की राशि। यही चीज़ कहना है इसका। तो इसको कैलकुलेट करिए, 2 को यहाँ से हटा के यहाँ पर गुना कर दीजिए, तो 3a और यहाँ से 2b लाएंगे इस तरफ, 2b माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पर 130 गुना 130 दिया, तो कुल मिला के 130 का 5 गुना हो गया, 13×5 = 65 यानी 650 आ जाएगा। ये आपका पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन, दूसरा हम अगर देखें तो ये कह रहा है कि इसके बजाय यदि बी जो है ए को 70 देता है, देखिए बी के पास बी रुपया हम लोग माने थे, अगर बी ए को देगा 70 तो बी का 70 रुपया घट जाएगा, और ए के पास ए रुपया है तो ये बी से जब 70 लेगा तो इसका 70 रुपया बढ़ जाएगा। अब जाके जो कंडीशन है ये कह रहा है कि बी के पास बची शेष राशि का 2 गुना है ए की राशि, तो ये बी का 2 गुना कर देंगे और ये ए की राशि को बराबर कर देंगे। तो यहाँ से इसको अगर सॉल्व करें तो ए ये 2b गुना होगा, तो ये इस तरफ आके माइनस में 2b होगा, और यहाँ पर 70 दूना यहाँ से 70 आएगा, 70 दिया यानी कि माइनस का 210 हो जाएगा। ये आपका दूसरा इक्वेशन हुआ।
अब दोनों को सॉल्व करना है, ठीक है। जब दोनों को सॉल्व करेंगे तो किसी एक को इक्वल करना होगा। यहाँ पर टू बी इक्वल है, माइनस है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहला में से दूसरा को घटा देंगे तो इन्हें बदल जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा और ये प्लस में आ जाएगा। ये टू बी तो कट ही जाएगा, 3a में a घटेगा, ये बन जाएगा 2a। और राइट साइड 650 में 210 जुट जाएगा तो ये 860 हो गया। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 430 आएगा, यानी कि a का वैल्यू आ गया 430। अब किसका निकालना है, अब निकालना है b का। तो किस में रख देंगे, आसान होगा, इसमें रख दीजिए, ठीक है, ये वाला में। a को अगर हम लोग रखें 430 तो 430 आएगा, उधर से 210 माइनस में है, इस तरफ आके प्लस में होगा 210, और ये 2b माइनस में इस तरफ जाके प्लस का 2b हो जाएगा। तो यहाँ से 4 2 640 हुआ, 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो b का वैल्यू आएगा कितना, 320। तो b का आ गया 320, a का है 430। दोनों के पास कुल राशि पूछ रहा, तो जोड़ दीजिए 430 320, तो 750 रुपया इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे, नीलेश ने जौ की कुछ मात्रा 5000 में खरीदी। उसने इसके आधे भाग को 20% के लाभ पर बेचा। यदि नीलेश पूरे सौदे में 15% लाभ प्राप्त करना चाहता है तो जौ की शेष मात्रा का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए 5000 का दो भाग है और प्रत्येक क्या है, बराबर है, क्योंकि आधा आधा इसको बेचा है। आधा अगर बेचेगा तो 2500 का माल बेचेगा ये, फिर 2500 का माल इसका रह जाएगा, और इसको चाहिए टोटल पर कितना, 15% का लाभ। अगर इसको टोटल पर 15% का लाभ चाहिए तो कितना होगा, 5000 का 15%, 750 रुपया, इतना का इसको प्रॉफिट चाहिए। जबकि ये पहले आधे भाग को 20% के लाभ पर बेचा, यानी कि ये 2500 के माल को 20% के प्रॉफिट पर बेचेगा, तो कितना का प्रॉफिट होगा, 25 दूना 50, यानी 500 का प्रॉफिट हुआ। टोटल चाहिए 750, जिसमें 500 का प्रॉफिट यहाँ ले चुका है, तो बाकी पर इसको 250 का प्रॉफिट चाहिए। तो बाकी माल का विक्रय मूल्य क्या होगा, 2500 क्रय मूल्य, 250 लाभ, तो कुल में हो गया 2750 इसका विक्रय मूल्य। ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। आगे, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है। उपरोक्त समव्यवहार के माध्यम से 19% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे अपने माल पर क्रय मूल्य से कितना अधिक मूल्य अंकित करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए आपको एक चीज़ याद होगा, सीपी एमपी, फिर एमपी पर डिस्काउंट देते हैं तो एसपी बनता है, और फाइनल रेशियो सीपी और एसपी का आता है, ये चीज़ आपको याद है। तो वही चीज़ करेंगे, तो हम लोग को निकालना क्या है, क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित किया, यानी ये वाला रेशियो आपको निकालना है। तो लिख देंगे इसको सेम टू सेम, यानी सीपी और एमपी का रेशियो आपको निकालना है। और ये छूट दे रहा है 15%, यानी इसका फ्रैक्शन 3/20 होता है, तो 20 पर 3 का डिस्काउंट दे रहा है। अगर अंकित मूल्य 20 है तो उस पर 3 का डिस्काउंट देगा, तो रेशियो बनेगा 20 से 17 का। और फाइनल रेशियो इनको कैलकुलेट करने के बाद, यानी गुना करने के बाद जो बनता है वो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का होता है, जो कि यहाँ से मिलेगा। 19% का लाभ है, यानी कि अगर क्रय मूल्य 100 है तो विक्रय मूल्य 119 है, ठीक है। अब आपको देखिए निकालना है ये, और इन दोनों को गुना करने के बाद ये निकलता है। तो हम लोग अगर ये दूसरा वाला रेशियो से इसको डिवाइड कर दें तो ये रेशियो निकल जाएगा। तो 20 से इसको डिवाइड कर दीजिए और 17 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो ये कट जाएगा 7 बार में और ये कट जाएगा 5 बार में, यानी 5 से 7 आपको इसका अंकित मूल्य करना होगा। तो 2 बढ़ा रहे हैं किसके ऊपर, 5 के ऊपर, 1/5 20%, तो 2/5 40% इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे, एक टैंक से 30 पाइप जोड़े गए हैं। इनमें से कुछ भरने वाले पाइप हैं और शेष खाली करने वाले पाइप हैं। प्रत्येक भरने वाला पाइप टैंक को 24 घंटे में पूर्णतः भर देता है, और प्रत्येक खाली करने वाला पाइप टैंक को 18 घंटे में पूर्णतः खाली कर देता है। जब सभी पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक को पूर्णतः भरने में 1.5 घंटे का समय लगता है। दिए गए पाइपों में से खाली करने वाले पाइपों की संख्या कितनी है, ठीक है। देखिए पहले दोनों पाइप का एफिशिएंसी निकाल लीजिए। ये जो भरने वाला है इनलेट पाइप, इसको लिखेंगे, ये 24 घंटा में भरता है, और आउटलेट पाइप जो पानी को बाहर निकालता है ये 18 घंटे में भरता है। तो टोटल कैपेसिटी इन दोनों का एलसीएम 72 हो जाएगा। 24 से डिवाइड करेंगे 3 बार में जाएगा, 18 से 4 बार में जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आपको इक्वेशन सोचना होगा। तो मान लीजिए कि ये जो इनलेट पाइप है ये एक्स संख्या है इसका, और आउटलेट जो पाइप है ये वाई संख्या में है, और दोनों का टोटल संख्या कितना है, 30, यानी टोटल 30 पाइप लगे हैं। तो पहला इक्वेशन तो आपका यहाँ हो जाएगा x + y = 30। दूसरा,
दोनों पाइप जब साथ में चलाया जाता है तो इसको 1.5 घंटा लगता है और टोटल कैपेसिटी ये है। अगर इतना कैपेसिटी कि टैंक को 1.5 घंटा यानी 3/2 घंटा में भरना है तो कितना टाइम, 1 घंटा में कितना काम होना चाहिए, इसको डिवाइड कर दीजिए। तो 3 से ये 24, 24 × 48 यूनिट काम पर घंटा होना चाहिए। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए, इनलेट भरता है 3 यूनिट, जबकि एक्स संख्या तो 3x भराएगा 1 घंटा में, और आउटलेट जो है 4 यूनिट खाली करता है और इसका संख्या y है तो 4y खाली होगा, यानी 3x भराया 4y खाली हुआ, 1 घंटा का काम यही होगा। जबकि यहाँ पर 1 घंटा का काम कितना होना चाहिए, 48, तो ये 48 के बराबर हो जाएगा। अब आपको यहाँ से जो पूछ रहा है वो निकालना है। क्या ये कह रहा है कि खाली करने वाले पाइप कितने, यानी आउटलेट y का संख्या आपको निकालना, तो x को एलिमिनेट कर दीजिए। तो x को यहाँ पर बराबर करके घटा दीजिए। अगर इसको बराबर करना है तो इसमें किससे गुना करना होगा, 3 से, तो ये 3x होगा प्लस 3y होगा बराबर 30 या 90 हो जाएगा। घटा दीजिए यहाँ पर, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये तो कट ही जाएगा। यहाँ पर माइनस का 7y और इसको जब घटाएंगे तो ये बन जाएगा 42 माइनस में, तो 7 से कट जाएगा 6 बार में, तो y का संख्या 6 आ गया। यही हमसे पूछ रहा था, ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। आगे इसमें बार ग्राफ के आधार पर सवाल में कह रहा है कि दुकानदार बी द्वारा 1995 और 1998 में बेचे गए कूलरों की कुल संख्या दुकानदार ए द्वारा 1996 और 1997 में बेचे गए कूलरों की कुल संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम या अधिक है। ठीक है, तो पहले आप निकाल लीजिए, 2 दुकानदार हैं ए और बी। ए का अगर हम लोग देखें, बी का पहले कह रहा है कि बी जो है 1995 और 98 में कितना बेचा है, तो 95 यहाँ है, 98 यहाँ पर है। इसमें बी जो है रेड वाला है, तो ये हो गया 1620 और इसमें ये रेड वाला हो गया 1600, तो कुल मिला के 16 16 3220 हो गया। ठीक है, अब देखते हैं ए का 96 और 97 में। 96 ये है, 97 ये है, इसमें ए जो है ब्लू वाला है, ये 1590 और यहाँ पर 1750, तो कुल कितना हो गया 17 15 3200, इधर 140 यानी 3340। ठीक है, इस जीरो काट दीजिए। अब आपको देखना है कि बी जो है ए से कितना अधिक या कम है, तो बी का अगर देखें 322 है, जबकि ए कितना है 334 है, तो ये कम है। कितना कम है, 12 कम है, और इसका बेस वैल्यू क्या रहेगा, ए का 334। परसेंटेज निकालना 100% से गुना कर देंगे। ठीक है, अब कटा सकते हैं, नहीं तो देखिए ऑप्शन अधिक वाला तो होगा नहीं, कम वाला अगर इसका 5% निकालें तो 3 × 5 = 15, 15 से ज़्यादा आएगा, जबकि यहाँ 12 ही है, तो 5%, ये 6% वाला तो होगा नहीं, तो बचा ऑप्शन नंबर 1 4%, ये इसका आंसर होगा। आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। आगे इसमें लाइन ग्राफ के आधार पर सवाल में कह रहा है कि दिया गया लाइन ग्राफ 4 पार्क ABCD के आगंतुकों की संख्या दर्शाता है। यदि पार्क ए और सी में आगंतुकों की कुल संख्या में से 50% महिलाएं हैं तो पार्क ए और सी में पुरुष आगंतुकों की कुल संख्या कितनी। ठीक है, तो ए और सी का जोड़ लीजिए, जिसमें 50% अगर महिलाएं हैं तो पुरुष कितने होंगे 50%, तो ए का यहाँ पर देखिए 30 है और सी का यहाँ पर 17 है, दोनों को जोड़ेंगे तो 29 7 36 10 46 हुआ। 46 का 50% पुरुष होंगे। ठीक है, मेल, तो कितना आ जाएगा 23, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है, इसका आधा। आगे तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।